भीमा कोरेगांव के नाम पर एक पूरा बहुत बड़ा साजिश का मामला 16 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र की पुलिस ने, महाराष्ट्र के प्रशासन ने तैयार किया। जिन लोगों ने आयोजन किया, सोचिए, कोलसे पाटिल, पीबी सावंत जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, और प्रकाश अंबेडकर, उनके ऊपर किसी तरह से मुकदमा दर्ज भी नहीं किया गया। अगर किसी को मालूम करना है कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, जिसकी हम्म। बात बीजेपी करती है, आरएसएस करती है, तो उनको हम भी करते पेशवाई हैं। का अध्ययन करना चाहिए। ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अजाज अशरफ ने बहुत खोज करके केवल इस केस के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि इस केस की जड़ें कहाँ पे हैं उसके बारे में लिखा है। ये जो भीमा कोरेगांव की बात इस समय एक केस के साथ लिंक करके देखा जा रहा है, दरअसल इसका उस केस से कोई संबंध है ही नहीं। भीमा कोरेगांव एक बहुत बड़े हमारे देश के अंदर जो जातिवादी सोच है उसका एक प्रतीक है। जो भीमा कोरेगांव कब्र फोड़कर आई एक गौरव गाथा। जी हाँ, वही भीमा कोरेगांव की बात कर रहा हूँ, जहां 1818 में पेशवाई सेना और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। और बहुत ही शॉर्ट टाइम चले युद्ध में पेशवाओं की बड़ी सेना थी और अंग्रेजों की छोटी सेना थी। तभी पेशवाओं को हार का सामना करना पड़ा और मैदान छोड़कर भाग गए। अंग्रेजों की सेना में मुगल भी थे, कुछ राजपूत भी थे, कुछ मराठे भी शायद मुझे याद है थे, और सबसे बड़ी संख्या में महार थे। डॉक्टर अंबेडकर अक्सर भीमा को कोरेगांव जाया करते थे और सबकी नाम पहचान हो चुकी है। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल भी लिखा है, द ग्रेट फाइट, महान संघर्ष। तो आप पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम 17 में मिलेगा, वो उन्होंने लिखा है, सबके नाम भी दिए हुए हैं। उसके बाद बात आई गई हो गई, किसी को ध्यान भी नहीं होगा। इतिहास तो इसी तरह से दब जाता है या दबा दिया जाता है। लेकिन 2018 में यलगार परिषद का आयोजन हुआ। उस समय भीमा कोरेगांव फिर अचानक सरफेस पे आया और वहां जो हुआ, जो हंगामा, दंगा, मार पिटाई हुई, सब पता ही है। कई लोग अभी जेल में बंद हैं, जमानत नहीं हुई, और उस पे बहुत सारी चर्चा सोशल मीडिया पे होती रहती है, सब आप जानते ही हैं। और कुछ लोग का देहांत भी हो गया है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अब तक मेरी नज़र में, ज़हन में भीमा कोरेगांव पर कोई ऑथेंटिक इस तरह की किताब हो जिसमें सारी घटनाओं की जानकारी मिले, क्रमवार, नहीं थी। लेकिन एक किताब आई है, भीमा कोरेगांव चैलेंजिंग कास्ट। एजाज अशरफ साहब की किताब है। एजाज अशरफ साहब मैं उनसे मिला हूँ, जानता हूँ, और उनकी शानदार किताब है ये। और इस पे हम बात करेंगे और किताब का फ़ोटो भी आप देखेंगे और डिटेल्स भी लगा देंगे। सुभाषिनी अली जी हमारे साथ हैं और उन्होंने पूरी किताबों को पढ़ा है, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस किताब में क्या ख़ास बात है। स्वागत है मैम, शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो लोग सोचेंगे कि आज के दिन हम लोग क्यों भीमा कोरेगांव की बात कर रहे हैं इस किताब की। तो मैं कहना चाहूँगी कि एक आध दिन में चंद्रचूड़ जी सेवानिवृत्त होने वाले हैं और वो अच्छा। इस समय बहुत चर्चाओं में हैं। तो उनके बारे में अच्छी-बुरी बातें, टिप्पणियाँ आ रही हैं, लेकिन एक बात हमें याद करनी चाहिए कि ये जो भीमा कोरेगांव का तथाकथित केस है, जो कि केस है नहीं, जिसमें 16 लोग बंद हुए, स्टैन स्वामी जी की मौत हो सत्यनारायण गई स्वामी के, और साईं उसके बाबा। उ साईं बाबा की भी मौत अब हो गई है। निश्चित रूप से जो जेल में उनको यातनाएँ बर्दाश्त करनी पड़ी, उसकी वजह से उनकी ये मौत हुई है। लेकिन इन लोगों की तरफ से रोमिला थापर और अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि ये लोग बंद हैं, इनकी चार्जशीट भी फाइल नहीं हो रही है, कोई बात इनके खिलाफ सामने आई नहीं है, तो इनकी बेल होनी चाहिए। तो हुँ, चंद्रचूड़ जी ने उस समय टिप्पणी दी थी कि हाँ, ये होना चाहिए, मतलब उन्होंने इसका समर्थन किया, लेकिन उन्होंने अ, महाराष्ट्र को रेफर किया कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई करें।
तो मेरा कहने का मतलब ये है, कितने साल पहले सुप्रीम कोर्ट तक ने, जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि जल्दी इसमें सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन उनकी इस ऑर्डर से, या जो उन्होंने कहा, ये जो पूरा हमारा समाज है, उसका इस तरह के मामलों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वो भी स्पष्ट होता है। कि ऊपर-ऊपर तो आप दिखाते हैं कि हमारी बहुत संवेदना है, हमारी बड़ी हमदर्दी है, हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो मदद आती नहीं है सामने, वो मदद होती नहीं है। तो हमारे यहाँ देश के लोगों को सोचना चाहिए कि जिस चंद्रचूड़ ने इतनी जल्दबाजी दिखा करके, वो जो एक बैठा हुआ है वेस्टर्न घाट में, श्री श्री जग्गी, उसके मामले में तो इतनी जल्दबाजी करके उनको न्याय दिलाने का काम किया, जो दूसरे के साथ शायद अन्याय था। लेकिन इस मामले में जितना घनघोर अन्याय हो रहा था, सबके सामने हो रहा था, इसमें उन्होंने ये तो कहा, हाँ, बहुत बुरा है, बहुत ठीक नहीं है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन उन्होंने बेल उनकी स्वीकार की नहीं, बल्कि ये कह दिया कि हाँ, इसकी सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। तो ये जी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आज भी हमारा किस तरह का समाज है। जब लोग कहते हैं कि जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, पुलिस हो, प्रशासन हो, कोर्ट्स हों, ये भी जातिवादी हैं, जाति की दुर्भावना से प्रेरित हैं, तो लोग कहते हैं, "अरे! आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, बकवास कर।" लेकिन ये मामला इसका प्रमाण है, और ये जो पूरा अ, क्रम चला है, अगर हम देखें तो आज की बात नहीं है। ये जो भीमा कोरेगांव की बात इस समय एक केस के साथ लिंक करके देखा जा रहा है, दरअसल इसका उस केस से कोई संबंध है ही नहीं। भीमा कोरेगांव एक बहुत बड़े हमारे देश के अंदर जो जातिवादी सोच है, उसका एक प्रतीक है। जो 600 की सेना थी अंग्रेज़ों की, उनमें आधे सैनिक महार जाति के थे, और जो पेशवा की सेना थी, उसमें भी तमाम तरह के लोग थे, लेकिन वो बहुत विशाल सेना थी। कहा ये जाता है कि इन महारों ने बहुत ही अधिक, अत्याधिक वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, और पेशवा की जो हार हुई, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। अब जैसा कि आप खुद इतिहास के छात्र भी हैं, इतिहास पढ़ाते भी हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर और दुनिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे देश के अंदर इतिहास ही एक रणभूमि है। इतिहास को दुनिया भर में, पेश करने का हाँ? ये पेश दुनिया भर में करने का तरीका दुनिया में यहाँ सबसे ज़्यादा है। यहाँ सबसे ज्यादा है। वर्ण व्यवस्था की वजह से, वर्ण व्यवस्था के चलते। तो हर जी चीज़ का इतिहास, हर घटना का इतिहास, हर मिथ का इतिहास अलग-अलग तरीके से पेश किया जाता है, और अलग-अलग तरीके से लोग देखते हैं। कुछ लोगों की बात, कुछ लोगों का दृष्टिकोण दूसरों के सामने आता है, लेकिन कुछ लोगों का बिल्कुल अदृश्य रह जाता है, अनसुना रह जाता है। जो समाज के अंदर वरिष्ठ हैं, जैसे कि हमारे समाज में जो ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, वो वरिष्ठ हैं, तो उनकी बात, उनकी परिभाषा किसी भी ऐतिहासिक घटना की सबको पता है। लेकिन जो दलित हैं, पीड़ित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, वो उस घटना को किस तरह से देखते हैं, ये अदृश्य और अनसुना ही रह जाता है। और जी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये भीमा कोरेगांव का मामला है। इसलिए ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अजाज अशरफ ने बहुत खोज करके केवल इस केस के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि इस केस की जड़ें कहाँ पे हैं, उसके बारे में लिखा है। और अगर हम देखें तो शायद इसकी शुरुआत शिवाजी के राज अभिषेक के साथ होता है। शिवाजी, सब लोग जानते हैं, औरंगज़ेब से लड़े। अ, जी उन्होंने जी महाराष्ट्र, आज के महाराष्ट्र के आस-पास का जो इलाका है, जो मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, उसको एक तरह से जीता, और फिर उनका राज अभिषेक होना था। लेकिन उसका विरोध ब्राह्मणों ने किया कि ये तो क्षत्रिय है नहीं, तो ये राजा कैसे हो सकते हैं? आप सोचिए, जिस शिवाजी को लेकर के आज हिंदुत्ववादी ताकतें कह रही हैं कि ये हमारे हैं, हमारे प्रतीक हैं, उनके राज अभिषेक को ही इनके पूर्वजों ने उसका विरोध किया था।
उनको एक गंगा भट्ट शायद नाम था उनका, ब्राह्मण गंगा भट्ट बुलाना बनारस। पड़ा, बनारस से बुलाना पड़ा, उसको बहुत कुछ देना पड़ा, और उसके बाद वो तैयार हुए कि शिवाजी का उन्होंने एक फेक शजरा यानी जो कहते हैं जी। लिनिएज तैयार की, और फिर उनका राज अभिषेक हुआ। और आप सोचिए कि जब उनको उन्होंने क्षत्रिय घोषित किया गंगा भट्ट ने, तो उसके बाद केवल राज अभिषेक ही नहीं हुआ, अपनी पत्नियों से भी उनको फिर से विवाह करना पड़ा, क्योंकि अब वो क्षत्रिय के रूप में विवाह कर रहे थे। ये जड़ें इतनी नीचे तक जाती हैं इस वर्ण व्यवस्था की। खैर उसके बाद वो राजा बन गए, लेकिन उसके बाद भी ऐसे कई ब्राह्मण थे महाराष्ट्र में जिन्होंने कहा कि इनका राज्याभिषेक गलत हुआ है, वो सही तिथि नहीं थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये याद रखने की जरूरत है कि जिस शिवाजी को आज हिंदुत्ववादी ताकतें अपने एक प्रतीक, एक आइकन के रूप में पेश करते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत साजिशें रची। और ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब उनके पोते को राज मिलना चाहिए था, तो जो पेशवा थे, जो ब्राह्मण थे, जो उनके मंत्री थे, पेशवाओं ने उनको कोल्हापुर भेज दिया, और जो पूना जो उनकी राजधानी थी, उस पर पेशवा लोगों ने, जो चित्तपावन ब्राह्मण थे, उन्होंने कब्जा किया, और फिर पेशवाई का युग चलता है। तो ये बातें तो इतिहास में सब जानते हुए भी लोग नहीं जानते हैं, और इसका कितना तोड़ मरोड़ करके आज मनुवादी ताकतें इस्तेमाल करनी, ये भी जानना जरूरी है। तो खैर उस को अब आप छोड़ दीजिए। जो उनके बेटे थे शिवाजी के, संभाजी, वो औरंगजेब के खिलाफ, जो औरंगजेब का बेटा था, उस बेटे को उन्होंने अपना समर्थन दिया, और औरंगजेब ने उनको पराजित किया आकर के महाराष्ट्र के अंदर, और उनकी हत्या कर दी। और उस समय का एक वर्णन है कि कुछ ब्राह्मणों ने ही गद्दारी करके औरंगजेब को जानकारी दी कि वो कहाँ है संभाजी। बहरहाल जो भी हो, उनकी बहुत ही मतलब विभत्स हत्या करवाई गई, और बाद में उनके शरीर के टुकड़ों को यहीं भीमा कोरे गांव में ला करके डाल दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इस पर भी दो अलग तरह के इतिहास रचे गए। सच्चाई क्या है कि एक वहां पर महार जाति का आदमी रहता था, उसने उस शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करके सम्मान के साथ उनको वहां पर मतलब गाढ़ा, और एक वहां पर उसके ऊपर एक यादगार का पत्थर भी लगा दिया, और इस महार के नाम से भी एक यादगार का पत्थर वहां पर मौजूद था। लेकिन वहां पर हमेशा जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं या मनुवादी ताकतें हैं, उन्होंने मराठों को भड़काने की कोशिश की कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, कहाँ महार, वो कहाँ, और कहाँ संभाजी की लाश, वगैरह वगैरह, ये तो काम किसी मराठा ने ही किया गया होगा। और इस तरह का एक मतलब विभाजन इस घटना को भी लेकर के पैदा किया गया, जो जात पर आधारित था। खैर इसके बाद शिवाजी के जो जो वो थे सक्सेसर्स, वो कोल्हापुर में बिठा दिए गए, और पेशवाई यहाँ पर आ गई। अच्छा, अगर किसी को मालूम करना है कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, जिसकी बात बीजेपी करती है, आरएसएस करती है, तो उनको हम भी करते हैं, पेशवाई का अध्ययन करना चाहिए। हम भी ये करते हैं, रोज करते हैं। घनघोर जातिवादी राज व्यवस्था थी, यानी इतनी घनघोर कि उसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। इसके बारे में एक अलग से हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं, पेशवाई पर एक चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो दलित समाज के लोग थे, उनको तो पूना के अंदर भी रहना मना था। वो पुणे की दीवार के बाहर रहते थे, उनको देखना अपवित्र कर देता था देखने वाले को। उनकी परछाई भी जहां पड़ती थी, वो भी जगह अपवित्र हो जाती थी। ये वहां पर पेशवाई का एक बहुत बड़ा मतलब हिस्सा था। लेकिन पूरी जात व्यवस्था को बहुत मजबूती के साथ और क्रूरता के साथ लागू करना, ये था पेशवाई का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू। इसलिए ये कहा जाता है
कि जो महार ब्रिटिश आर्मी में थे, जब उनको मौका मिला पेशवा के खिलाफ लड़ने का, तो उन्होंने मतलब अद्भुत तरीके से वीरता का प्रमाण दिया और वो बिल्कुल टूट पड़े पेशवा की सेना के ऊपर, जैसा कि बताया जाता है। और 600 लोगों की सेना, जिसमें 300 महार थे, उन्होंने बहुत विशाल पेशवा की सेना को परास्त कर दिया। और अंग्रेजों ने वहां पर, जो भीमा कोरेगांव का स्थान है, वहां मेमोरियल। पर वो स्तंभ लगाया, जिसमें उन तमाम लोगों के नाम है, जिसमें तमाम महारों के भी नाम है, 21 महार है शायद, जो वहां पर मरे। और फिर हर साल लोग वहां जाते थे, खासतौर से महार जाति के लोग, और 1 जनवरी को, और अपनी श्रद्धांजलि वहां पर देते थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राष्ट्रवाद क्या है, इसका एक, इस पर जो विवाद है आज भी, ये भी एक उसका उदाहरण है कि क्या वो जी। महार राष्ट्रद्रोही थे जो पेशवा के खिलाफ लड़ रहे थे, या हम्म। वो क्या राष्ट्रवादी थे, क्योंकि वो एक बहुत ही अपमानजनक सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये एक बड़ा सवाल है। और जब डॉक्टर अंबेडकर वहां गए, तो आई थिंक जी। 1920s में वो गए थे, तो उन्होंने उन्नीस सौ जो सत्ताईस वीरता उन्नीस सौ का हिस्सा सत्ताईस था, हाँ 27, उन्नीस सौ जो सत्ताईस उनकी, जो महारों के वीरता का मामला था, उसको उन्होंने महत्व दिया, क्योंकि दलितों को कमजोर और उनके अंदर हीन भावना पैदा करके उनको दबाने का काम हो रहा था। तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया कि आप अपनी वीरता और अपने वीर पूर्वजों को पहचानिए, कि आपके वीर पूर्वजों ने पेशवा की सेना को परास्त किया। तो निश्चित रूप से ये घटना एक ऐसी थी जो दलितों के लिए एक सम्मान पैदा करने वाली घटना थी, और ब्राह्मणों को कचोटने वाली घटना थी, उनको हम्म बुरा लगने वाली घटना थी। और उन्होंने हम्म हमेशा इसको इस्तेमाल दूसरी तरह से किया, पेशवाई को की वाहवाही करने के लिए। और जो उस महार ने संभाजी की लाश के साथ किया था, उसको सम्मान दिया था, उस कहानी को झुठलाने के लिए। अब हम आते हैं हम्म 1918 में, भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी है, और 2018 फडणवीस, 2018। 2018 फडणवीस की हम्म सरकार। अब फडणवीस का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रसंग में, क्योंकि हम्म फडणवीस का बहुत महत्व था पेशवा के दरबार में, उसके हम्म नामो राशि लोगों का, और वो खुद भी चित्तपावन ब्राह्मण है। तो हम्म 2018 में 1 जनवरी को भव्य रूप से 200 साल मनाए जाने वाले थे भीमा कोरेगांव के, और उसके पहले 31 की रात में पुणे में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया। और उस आयोजन को करने वाले थे जस्टिस पीबी सावंत, जस्टिस कोलसे पाटिल और प्रकाश अंबेडकर जी। ये उसके 3 आयोजन करता थे। और इसमें जो मनुवाद के खिलाफ और ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ तमाम लोग काम करते थे, नाटक पेश करते थे, गीत प्रस्तुत करते थे, ऐसे सैकड़ों कलाकारों को वहां पर जमा किया गया। और किसी जात के खिलाफ कोई भाषण नहीं दिया गया, किसी के ऊपर कोई हमला करने की बात नहीं की गई, लेकिन जो एक मनुवादी सोच है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ वहां गीत, नाटक और भाषण प्रस्तुत किए गए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 2 लोग हैं जो संघ परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। एक को तो हमारे प्रधानमंत्री अपना गुरु भी मानते हैं, भिड़े, और एक बोटे, ये दोनों ब्राह्मण हैं। और इन्होंने लगातार शिवाजी के नाम पर दलितों के खिलाफ और जो तथाकथित निम्न जातियां, उनके खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त प्रचार का अभियान चलाया है, नफरत फैलाने का काम किया है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने उस सच्चाई को भी झुठलाने की कोशिश की गई कि एक महार ने संभाजी के लाश के टुकड़ों को मतलब सम्मान के साथ दफनाया था। इन्होंने लगातार इस 31 दिसंबर के आयोजन के पहले से ही पुलिस में शिकायतें
देना शुरू कर दिए कि गड़बड़ होने वाली है, इससे टेंशन पैदा होगा, टकराव की स्थिति पैदा होगी, इसको देखिए, इसको रोकिए। ये काम उन्होंने पहले से ही शुरू कर दिया था। और पुलिस का जो काम करने का तरीका होता है, वो एक फाइल तैयार करने का तरीका होता है। उसमें सच क्या है, झूठ क्या है, वो तो बाद की बात है। पहले फाइल, जब उनके मन की शिकायतें होती है, तो वो फाइल तैयार की जाती है। तो उन्होंने भी बड़ी निगरानी रखी उस आयोजन की। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने 16 लोगों के ऊपर भीमा कोरेगांव का केस, उसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज की और उनकी गिरफ्तारी की, तो जो भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी को हुआ, उसको उन्होंने पूरी तरह से नजरअंदाज किया वहां की पुलिस ने। क्योंकि 1 तारीख को तो जो दलित जा रहे थे भीमा कोरेगांव के स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके ऊपर हमला हुआ। उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए और उनको ऊपर गालियों की बौछार पड़ी। और वो जो टकराव हुआ, उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। लेकिन उस मामले में पुलिस ने कोई बहुत ज्यादा तत्परता नहीं दिखाई, कोई ज्यादा उसमें दिलचस्पी नहीं ली, कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया। जो उसको करवाने वाले थे, ये भिड़े और एक बोटे, कुछ केस तो उनके ऊपर फाइल हुए। बहुत बाद में उनको, उनमें से एक को 1 दिन के लिए गिरफ्तार भी किया, तुरंत उनकी बेल भी हो गई। लेकिन भीमा कोरेगांव के नाम पर एक पूरा बहुत बड़ा साजिश का मामला 16 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र की पुलिस ने, महाराष्ट्र के प्रशासन ने तैयार किया। और इन 16 लोगों को अलग-अलग समय पर गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। उनमें से 2 मर चुके हैं, 8 लोग आज भी जेल के अंदर सड़ रहे हैं। और इन सब के बारे में ये कहा गया, भीमा कोरेगांव से इनको कोई उस तरह से मतलब भी नहीं था। आनंद तेलतुंबड़े तो वहां 31 तारीख को मौजूद भी नहीं थे। उनका अपना एक अलग नजरिया है उस युद्ध के बारे में, जो डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए से भी अलग है। वो वहां थे नहीं, उनका कोई मतलब नहीं था। ये जो भारद्वाज है, वो भी, उनका भी कोई उस आयोजन से मतलब नहीं था। सुधा और स्टैन स्वामी भी खैर वहां नहीं थे। जिन लोगों ने आयोजन किया, सोचिए, कोलसे पाटिल, पीबी सावंत, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, और प्रकाश अंबेडकर, उनके ऊपर किसी तरह से मुकदमा दर्ज भी नहीं किया गया। वहां पर एक जो कबीर मंच है, जो गीत वगैरह बनाते, उनके एक आध लोग इसमें नामित हैं। बाकी एक वकील गैडलिंग, जिसने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के केसेस को लड़ा और जीता है, नागपुर में रहते हैं, और जिन्होंने दलित समाज के बहुत सारे बड़े काम किए हैं उनके लिए, उनको भी इसमें बंद किया गया। और जैसा कि मैंने कहा, 16 लोग बंद किए गए, उनपे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, यूएपीए में उनको बंद किया गया। और उनके ऊपर भारत सरकार को पलटने की साजिश में शामिल होने का मामला वहां पर दर्ज किया गया। उनको यातनाएं दी गई, स्टैन स्वामी को पानी पीने के लिए स्ट्रॉ भी नहीं दिया गया। जो हमारे साईं बाबा जी हैं, उनको बहुत दिन तक उनका व्हीलचेयर उनको नहीं दिया गया, पढ़ने के लिए किताबें नहीं दी गई। सुधा भारद्वाज को बहुत ही बुरी परिस्थितियों में जेल के अंदर रखा गया। और आनंद तेलतुंबड़े को तो 14 अप्रैल, जो बाबा साहब का जन्मदिन है, उस दिन गिरफ्तार करके ठूस दिया गया। और ये, इस पूरे मामले में ये भी हम लोगों को जानकारी लेनी चाहिए कि इन तमाम लोगों के लैपटॉप्स भी पुलिस ने ले लिए, और फिर उन लैपटॉप्स को हैक करके एक जो इज़राइल से एक सॉफ्टवेयर, सरकार, जो केवल भारत सरकार ही प्राप्त कर सकती थी, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने उसके अंदर दस्तावेज और चिट्ठियां उनके लैपटॉप्स में डाली। फिर जिन इन्हीं चीजों को उन्होंने सबूत के रूप में इस्तेमाल किया। तो अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस झूठे केस में इन लोगों को क्यों फंसाया गया? इस झूठे केस में आज भी 8 लोग क्यों बंद हैं? 8 लोग केवल जमानत पे छूटे हैं, उनमें से 2 मर चुके हैं।
एक इसमें वो वरावर जो बहुत बड़े कवि हैं तेलुगु। तेलुगु के, वो भी थे, जो बीमार रहते हैं, 80 साल से ऊपर उनकी उम्र हो गई है। तो आखिर भारत सरकार ने, भाजपा की सरकार ने क्यों ये सब किया? और यहाँ पर देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिसको लोग भूल जाते हैं, कि मनुवाद ना, कहते हैं, लोग सोचते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो मुसलमानों के खिलाफ तो वो तमाम गतिविधियां करते हैं, कार्रवाइयां करते हैं, तमाम तथाकथित हिंदुओं को अपने पीछे लामबंद करने के लिए। अगर उनका केवल मुसलमानों के खिलाफ, उनको नीचा दिखाने का एजेंडा होता, तो ये फिर भीमा कोरेगांव का केस कहाँ से आ गया? इसमें तो उन्होंने उन लोगों को चिन्हित करके यंत्रणाएं दी हैं, जो दलित समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इन्होंने उस घटना के साथ इसको जोड़ा है, जो दलित समाज की वीरता का प्रमाण है, यानी भीमा कोरेगांव का युद्ध और पेशवाई के खिलाफ लड़े युद्ध का की वो निशानी है। तो आखिर ये सब क्यों? इससे ये बिल्कुल साबित होता है कि मनोवादी ताकतें वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। जी, और इनमें ये जो दो लोग हैं, एक बोटे और भिड़े भिड़े, जो चित्त पावन है, वो हमें इसका भी याद दिलाते हैं कि आरएसएस को बनाने वाले और कई 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 दशकों तक चलाने वाले केवल और केवल चित्त पावन ब्राह्मण ही थे। इसका मतलब है उनका सपना है कि पेशवाई जैसा राज, जिसको वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, उसकी पुनर्स्थापना। और उसमें केवल दलित ही नहीं, बाकी तमाम लोगों का क्या स्थान है। और ये भी याद रखने की जरूरत है कि इस पेशवाई ने शिवाजी महाराज, जिसको वो प्रतीक के रूप में आज लेके घूमते हैं, उनके भी पोते को पुणे से हटा करके कोल्हापुर भेज दिया और खुद पुणे पर कब्जा कर लिया। तो ये सारी बातें जब हम भीमा कोरेगांव और इस किताब के बारे में बात करते हैं, वो याद रखने की जरूरत है कि भीमा कोरेगांव का युद्ध क्या था, शिवाजी के साथ ब्राह्मणवादी मनुवादियों का रवैया क्या था, उनके जो वंशज थे उनके साथ उनका रवैया क्या था, और उनका सपना क्या है मनुवादियों का। उनका जी, सपना है पेशवाई जैसे हिंदू राष्ट्र को फिर से पुनर्स्थापित करना। और उसमें आप मुसलमानों की बात तो छोड़ दीजिए, बाकी जो तथाकथित हिंदू हैं, उनकी उन क्या क्या की क्या दशा होगी, ये याद करना बहुत जरूरी है। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने इस किताब को पढ़ा कि इसमें उन्होंने केवल इस केस या इस केस में जो लोग फंसाए गए हैं, जो आज भी जेल में बंद हैं, या बहुत ही सख्त अ, 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 जो सजा भुगत रहे। शर्तें हैं, सेटलमेंट। उनको लेकर के बेल में पे छोड़े गए हैं। आनंद तेल तुमड़े बंबई के बाहर नहीं जा सकते हैं। वो हमारे जो और लोग हैं, सुधा भी वहां के बाहर नहीं आ सकती। यहाँ दिल्ली में उनका घर है, उनको भी बंबई में रहना पड़ रहा है। ये सब बड़ी सख्त शर्तें हैं। हाँ, हमारे जो और लोग हैं उनके साथ भी यही सब हुआ है, बाकी तो अभी भी जेल में है। तो सिर्फ इसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा है, बल्कि पूरा इतिहास संदर्भ। जिसमें पेशवाई है, पेशवाई की सच्चाई है, भीमा कोरेगांव का युद्ध है, और जो एक निष्ठावान तरीके से मनोवादी अपने लक्ष्य के प्रति जो उनकी निष्ठा है, उसको समझना ज़रूरी है। वो जी, कहाँ तक उसकी प्राप्ति के लिए जाने के लिए तैयार हैं, कितना अन्याय, कितना अत्याचार करने के लिए तैयार हैं। रतन लाल जी, इसको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। और आज जो इतिहास पढ़ रहे हैं, आज के जो इतिहासकार हैं, उनको भी सोचना होगा कि इतिहास के जो अलग-अलग परिभाषाएँ हैं, उनको सबको समझें, सबको जानें और फिर सच्चाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। जी, और जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं, जिनको आज और भी ज़्यादा बाहर रखा जा रहा है, उनको बताया जाए कि वास्तव में इस देश का इतिहास क्या है, और इसमें मनोवाद के खिलाफ जो संघर्ष हज़ारों सालों से चल रहा है,
उसकी सच्चाई क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है और आज भी उस लड़ाई को आगे ले जाने की जरूरत क्या है, ये बहुत जरूरी है और इस किताब को पढ़ने से बहुत मदद मिलेगी। चलिए शुक्रिया मैम, आप एक सांस में सुना गए, पूरी कथा हम सुन लिए और एक लेख हमने कभी लिखा था भीमा कोरेगांव पे। तो बहुत शानदार बातचीत, और फिर सुहासिनी जी के साथ किसी और किताब पर चर्चा आपसे जरूर करेंगे। अंग्रेजी में पढ़ के इतना बढ़िया हिंदी में समझा दिए, तो अगर पढ़ने की इच्छा हो तो किताब आप जरूर, एजाज अशरफ साहब की किताब है भीमा कोरेगांव पर, जरूर बुक कीजिएगा। इसका डिटेल्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर अगर लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।